Good morning class, I am Panishal Story. Today we are discussing FIOL's principles of management. अब FIOL principle of management में 14 principles हैं FIOLs के। सबसे पहला आता है division of work. When employees are specialized, output can increase because they become increasingly skilled and efficient. कह रहा है कि when employees are specialized, जब जो एम्प्लॉय होंगे, जो वर्कर्स होंगे, अगर वो स्पेशलाइज्ड होंगे तो आउटपुट कैन इंक्रीज, जो आउटपुट वो लोग बनाएंगे वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज दे बिकम इंक्रीजिंगली स्किल्ड एंड एफिशिएंट। कह रहा है कि वो जैसे जैसे स्पेशलाइज्ड होंगे क्या होगा, आउटपुट भी हमारी जो कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या मैनेजमेंट वर्क में जो काम कर रहे हैं वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फिर सेकंड आता है अथॉरिटी। मैनेजर मस्ट हैव the authority to give order, but they must also keep in mind that with authority come responsibility। कह रहा है कि अथॉरिटी तो होती ही होती है, मैनेजर का क्या है, मस्ट हैव अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर। उनका तो जो मैनेजर उनका तो अथॉरिटी उनके पास अगर देखा जाए तो हक है क्या, ऑर्डर देने का, बट दे मस्ट ऑल्सो कीप इन माइंड दैट विथ अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी जो अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर रिस्पॉन्सिबिली वर्क करेंगे तो क्या होगा, बाकी के लोग भी जो नीचे एम्प्लॉय हैं वो भी वर्क अच्छा करेंगे और एफिशिएंट मैनर से करेंगे। फिर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है डिसिप्लिन मस्ट बी upheld in organization but method for doing so can vary। कह रहा है कि डिसिप्लिन होना ज़रूरी है कोई भी मैनेजमेंट में। अगर डिसिप्लिन से हम लोग वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी काम सही से होगा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास में भी पढ़ते हैं, अगर डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो कुछ पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। वैसे ही अगर एक मैनेजमेंट भी है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैनेजर है, बहुत सारे एम्प्लॉय, जिसको एम्प्लॉयज़ कोई वर्क करना, अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे। फिर है यूनिटी ऑफ कमांड। एम्प्लॉयज़ शुड हैव ओनली वन डायरेक्शन सुपरवाइज़र। कह रहा है कि एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, एक डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए, जैसे सुपरवाइज़र उसको डायरेक्ट कर रहा है, मतलब जैसे जैसे सुपरवाइज़र लीड करता जाएगा एम्प्लॉय को वैसे वैसे उसको वर्क करना चाहिए। फिर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। टीम विद द सेम ऑब्जेक्ट शुड बी वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान। कह रहा है कि जो टीम होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक सेम ऑब्जेक्टिव होता है हर एक टीम का। जैसे एक टीम में 14 लोग काम कर रहे हैं और एक कोई मैनेजर है, 15 लोग टोटल काम कर रहे थे, तो अगर सबका ऑब्जेक्टिव सेम है ना कि इतने टाइम में ये चीज़ आपको प्रोडक्ट बना के देना है, इतनी क्वालिटी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो क्या प्लान भी वन ही यूज़ हो रहा है, एक ही मैनेजर सबको सुपरवाइज कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। जब 10 लोग बोलने लगते कन्फ्यूजन होने लगता है ना, तभी एक लोग क्या होता है, एक मैनेजर सबको क्या करता है, सुपरवाइज करेगा एक ही प्लान से। ये नहीं कि 10 प्लान आते जा रहे, क्योंकि अलग अलग मैनेजर रहेंगे, सबके व्यूज़ अलग अलग होंगे, इसलिए वन मैनेजर आर यूजिंग वन प्लान। दिस विल इंश्योर दैट एक्शन इज़ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट। इससे क्या होता है कि जो एक्शन होता है वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन में होता है। उसके बाद आया सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉय शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम मोर इम्पॉर्टेंट दैन दोज ऑफ द ग्रुप। कह रहे जो इंटरेस्ट होता है ऑफ एन एम्प्लॉय का शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम मोर इम्पॉर्टेंट दैन दोज ऑफ अदर ग्रुप। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर कोई इंटरेस्ट किसी चीज़ में तो दूसरे का भी ग्रुप का हो ही, तो ये इंक्लूड करता है मैनेजर देखे कि कौन किस में मतलब वर्क अच्छा कर रहा है, तो उसको उस हिसाब से कैपेसिटी वाले वर्क उसको देने चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। फिर है रेम्युनरेशन। एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन डिपेंड ऑन फेयर रेम्युनरेशन फॉर एवरी वन। दिस इंक्लूड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन। कह रहा है कि रेम्युनरेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एम्प्लॉयज़ अपनी रेम्युनरेशन या सैलरी अगर कह लो उससे खुश नहीं है तो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा उसको वर्क करने में, तो वो फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली कॉम्पनसेट नहीं हो पाएगा। फिर आएगा सेंट्रलाइजेशन। दिस प्रिंसिपल रिफर टू हाउ क्लोज एम्प्लॉई आर टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कैसे ये प्रिंसिपल ये बताता है कि कैसे हम एम्प्लॉय के क्लोज मतलब डिसीजन के क्लोज तक पहुँचे हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कि जैसे कोई एम्प्लॉय बोला, बहुत सारे एम्प्लॉय बोले कि ऐसे वर्क करना चाहिए, तो इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए ताकि जो एम्प्लॉय बोले उनका भी उनके हिसाब से मतलब प्रोसेस हो।
तो ऐसा वो लोग डिसीज़न लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एम फॉर एन अप्रोप्रिएट बैलेंस, उनका एम ये होता है कि अप्रोप्रिएट बैलेंस बनाए रखें हर एक जगह पे। फिर आया क्या, स्कॉलर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्कॉलर चेन। एम्प्लॉय शुड बी अवेयर वेयर दे स्टैंड इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की और द चेन ऑफ कमांड। कह रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ होने चाहिए वो बी अवेयर होने चाहिए, किससे, जो ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जो जिसको हम हायरार्की में ट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर उस पर होना चाहिए, मतलब उनको अवेयर होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का। एंड चेन ऑफ कमांड, कौन कौन सी चेन ऑफ कमांड भी है उस ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्डर द वर्क प्लेस फैसिलिटी The workplace facilitate must be clean, tidy and safe for employees। कह रहा है कि जो ऑर्डर अगर दिया गया है तो क्या होना चाहिए, जो वर्क प्लेस होना चाहिए उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। क्या, क्लीन होना चाहिए, टाइडी होना चाहिए, सेफ होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए। एवरीथिंग शुड बी हैव इट्स प्लेस, मतलब जो भी जहाँ पे है वैसे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एकदम डर्टी हो, गंदा हो, तो वो लोग एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा, गंदा रहेगा सब तरफ, तो उनका काम करने में मन नहीं लगेगा। तो क्लीन होना चाहिए। इक्विटी क्या होता है, मैनेजर शुड बी फेयर टू स्टाफ एट ऑल टाइम, both maintaining discipline as necessary and acting with kindness when where appropriate। कह रहा है कि इक्विटी होना चाहिए, मैनेजर क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं बायस नहीं करना चाहिए, मतलब हर एक स्टाफ के साथ क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। बोथ मेंटेन डिसिप्लिन, ये मेंटेन करता है डिसिप्लिन भी एज नेसेसरी, जब नेसेसरी होती है डिसिप्लिन की, और एक्ट भी करता है अगर काइंडनेस, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप एक एम्प्लॉय से कुछ एक एम्प्लॉय पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो बाकी दूसरे पे नहीं दे, तो ये नहीं, सबको एक जैसा मानना चाहिए। फेयर कहते हैं ना, फेयर बर्ताव करना चाहिए सबके साथ एक जैसा। उसके बाद आया स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। मैनेजर शुड बी स्ट्राइव टू मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर, पर्सनल प्लानिंग शुड बी प्रायोरिटी। क्या, जो मैनेजर है उसको क्या होना चाहिए कि मिनिमाइज़ करना चाहिए, जो भी एम्प्लॉय टर्नओवर है उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए, और पर्सनल प्लानिंग भी इसमें इंक्लूड होती है, उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। इनिशिएटिव, एम्प्लॉय शुड बी गिवन द नेसेसरी लेवल ऑफ फ्रीडम टू क्रिएट एंड कैरी आउट प्लान। कह रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ होना चाहिए उनको भी क्या देना चाहिए, नेसेसरी फ्रीडम लेवल एक देना चाहिए, फ्रीडम लेवल, कि वो आराम से क्रिएटिव तरीके से और क्या कैरी कर सके जो भी प्लान दिया है। लेकिन दिन भर हम जब अगर किसी के ऊपर प्रेशराइज करेंगे तो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, उनको थोड़ी सी फ्रीडम देनी चाहिए। फिर आया स्प्रिट दी कॉप का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन शुड स्ट्राइव टू प्रमोट टीम स्पिरिट एंड यूनिटी। कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा प्रमोट करना चाहिए टीम की स्पिरिट और यूनिटी में वर्क, मतलब जितना ज़्यादा हम ये चीज़ प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा टीम वर्क और जो यूनिटी स्पिरिट की यूनिटी होती है वो भी क्या होगी, एम्प्लॉयज़ के अंदर आएगी। थैंक यू क्लास।